Hello and welcome, my dear friends and students. This is Ashwini Saini, and I am your English teacher. In this video, I am going to discuss very important point for your IELTS preparation, which is how to collect vocabulary in an efficient manner. अगर इंग्लिश एक इमारत की तरह है तो वोकैबुलरी उसकी नींव की तरह है. अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत भी उतनी ही मजबूत होगी. इसलिए जिस दिन आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे इंग्लिश इम्प्रूव करनी है या मुझे आइल्स का एग्ज़ाम देना है, उसी दिन से आपका वोकैब कलेक्शन का सफ़र शुरू हो जाना चाहिए. पहली मुख्य समस्या तो ये है कि बच्चे वोकैब कलेक्शन करते ही नहीं. 3-4-5 महीने की प्रिपरेशन के बाद भी उनके पास कोई वैलिड वोकैब कलेक्शन नहीं होता. और दूसरी प्रॉब्लम ये कि जो बच्चे वोकैबुलरी कलेक्शन की कोशिश करते हैं वो गलत तरीके से कलेक्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म में वो वोकैबुलरी याद भी नहीं रहती. और जो चीज़ आपको याद ही नहीं रहेगी यानी कि कभी आपके काम भी नहीं आएगी. इसलिए इस वीडियो में मैं जो भी बताने वाला हूँ उसे बड़े ध्यान से समझिएगा और अपनी वोकैब कलेक्शन के वक्त उसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा. पहले मैं ये बताऊँगा कि वोकैब कलेक्ट करनी क्यों है और उसके बाद ये बताऊँगा कि कैसे कलेक्ट करनी है कि लॉन्ग टर्म में आपको उनमें से ज़्यादातर शब्द याद रहें. चलिए शुरू करते हैं. वाई यू नीड अ वोकैब कलेक्शन. क्योंकि अपनी आइल्स प्रिपरेशन के दौरान या इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के दौरान आप इंग्लिश को पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी, बोलेंगे भी और लिखेंगे भी. इन चारों फॉर्म्स के लिए इंग्लिश वोकैबुलरी ज़रूरी है. जब आप इंग्लिश को पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स आएंगे. अगर आपको वो समझ में नहीं आएंगे तो जो आप पढ़ोगे आपको वो भी समझ में नहीं आएगा. सेम प्रिंसिपल काम करता है लिसनिंग में भी. जब आप सुनेंगे वहाँ कुछ इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, जिसकी वजह से जो आप सुन रहे हैं आपको वो भी समझ में नहीं आएगा. जब आप लिखेंगे तो आपके माइंड में एक विचार आएगा. उस पूरे विचार को इंग्लिश में बदलने के लिए आपके पास आपके विचार के अंदर इस्तेमाल हुए हिंदी के शब्दों की इंग्लिश का होना भी ज़रूरी है. अगर वो नहीं होगा तो आप विचार को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे. और जब आप इंग्लिश बोल रहे होंगे ऑब्वियस सी बात है वहाँ भी आपके दिमाग में विचार आएंगे और उन विचारों को इंग्लिश में बदलने के लिए शब्दों की भूमिका अहम रहेगी. तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग चारों ही मॉड्यूल्स में वोकैबुलरी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते. चलिए यही बात मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी से समझाने की कोशिश करता हूँ. आपके सामने एक टेक्स्ट है. या तो आप इस तरह के टेक्स्ट को पढ़ेंगे या फिर ऐसी चीज़ आप सुनेंगे. मैं इसे एक बार पढ़ रहा हूँ, आप भी इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें. Experts concur that artificial intelligence may prove counterproductive because whatever humans have developed in past has been misused at some point of time. Nuclear weapons, for example, has the potential to wipe out the entire planet. जैसा कि मैंने कहा, या तो आप इसे कहीं पढ़ेंगे या फिर आप इस चीज़ को सुनेंगे. तो पढ़ोगे या सुनोगे, इसके अंदर जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं जैसे कि कंकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, काउंटर प्रोडक्टिव, पोटेंशियल और वाइप आउट, अगर आपको इन शब्दों का मतलब नहीं पता तो इनकी वजह से आप इस पूरे कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, आप इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे. इन शब्दों की भूमिका बहुत अहम है. यही मैं आपको पहले भी समझाने की कोशिश कर रहा था. चलिए अब आपके सामने एक हिंदी का टेक्स्ट है. मैं इसे पढ़ता हूँ और उसके बाद ये देखेंगे कि इसके अंदर जो शब्द हिंदी में आ रहे हैं क्या आपके पास उनकी इंग्लिश है. क्योंकि अगर आपके पास उनकी इंग्लिश नहीं है तो आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, जो कि आपको अपनी राइटिंग और अपनी स्पीकिंग में चाहिए होगा. टेक्स्ट मैं पढ़ रहा हूँ. लगातार कोशिशों के बावजूद कई बार लोग जीवन में पिछड़ जाते हैं और फिर घुटने टेक देते हैं, जिसकी वजह से वो हीन भावना का शिकार होकर अपने आप को एक दायरे तक सीमित कर लेते हैं. अब यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे आ रहे हैं: लगातार कोशिश के बावजूद, पिछड़ना, घुटने टेकना, हीन भावना, शिकार होना, दायरा या सीमित करना. जब तक आपके पास इनके इंग्लिश वर्जन नहीं रहेंगे आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे. और अपनी स्पीकिंग में तो आपको ये काम इंस्टेंटली करना है. एक ऐसा वक्त आ जाना चाहिए जब आप सोचें और बोलें, सोचें और बोलें, बीच में कोई गैप हो ही ना. राइटिंग में तो फिर भी थोड़ा सा वक्त मिलता है, लेकिन स्पीकिंग में आपके पास बिल्कुल भी स्कोप नहीं है. आपको सोचते जाना है और इंग्लिश में बोलते जाना है. लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने से पहले बहुत सारा वोकैब कलेक्शन या बहुत सारी वोकैब अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए. चलिए अब आते हैं हाउ पर कि आपको कलेक्शन करनी कैसे है. आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वही इंग्लिश के वर्ड
जो थोड़ी देर पहले इंग्लिश के टेक्स्ट में से हमने निकाले थे, मैंने लिखे हैं और सामने उनकी हिंदी भी लिखी है। और उसी के साथ वही हिंदी के शब्द जो हिंदी के टेक्स्ट में से हमने निकाले थे, साथ में उनकी इंग्लिश लिखी हुई है। यही वो चीज़ें हैं जो आपको कलेक्ट करनी है। जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और वहाँ पे जो इंग्लिश के वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे, आपको वो वहाँ से निकालने हैं और उनका कलेक्शन करना है। और जब आप हिंदी में कुछ सोच रहे हैं, आपके माइंड में कोई थॉट आता है स्पीकिंग या राइटिंग के वक्त, और आपके पास उस थॉट में जो शब्द आए हैं उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है, उसका इंग्लिश वर्जन नहीं है, तो आपको उन्हें भी नोट डाउन करना है। और इस तरह का कलेक्शन आपको रेगुलर लेकर चलना है। चलिए, अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया कि आपको कलेक्ट क्या करना है। इंग्लिश पढ़ेंगे तो वहाँ से इंग्लिश के वो वर्ड्स निकालने जो नहीं आते, हिंदी जब सोचेंगे तो वहाँ से हिंदी के वो शब्द लिख लेंगे जो आप इंग्लिश में नहीं बदल पा रहे। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। इतना कलेक्ट करना काफ़ी नहीं है। जो भी कलेक्शन आप शब्दों की करेंगे, अगर उसके साथ आप एग्जाम्पल्स नहीं लिख रहे, अपने आप से एग्जाम्पल्स नहीं बना रहे, तो वो कलेक्शन बिल्कुल यूज़लेस है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। वक्त भी ख़राब हो रहा है, मेहनत भी लग रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी इंग्लिश में, आपके आइल्स में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। एग्जाम्पल्स लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो एग्जाम्पल होने कैसे चाहिए, मैं वो आपको बता देता हूँ। कोशिश कीजिए जितने ज़्यादा फ़नी आप एग्जाम्पल बना सकें, जिसमें ह्यूमर हो, जिस पे आपको थोड़ी हंसी आए। क्यों, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? अगर आप अपनी ज़िंदगी में पीछे झांकोगे तो वहाँ से दो चीज़ें आपको याद आएंगी। या तो वो वक्त जब आप बहुत खुश थे, आप बहुत हंसे थे, या फिर वो वक्त जब आप बहुत दुखी थे, बहुत उदास थे, बहुत परेशान थे। या तो हमें सुख याद रहता है या हमें दुख याद रहता है, या तो हमें हंसी याद रहती है या हमें रोना याद रहता है। तो यहाँ मैं नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, इसलिए मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ कि उन एग्जाम्पल्स को आप कोशिश करें ह्यूमरस बनाएं, फ़नी बनाएं अगर हो सकता है। अदरवाइज़ आप उन्हें अगर इमोशनल भी बनाएंगे, अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए रियल लाइफ कैरेक्टर्स के ऊपर बनाएंगे, जैसे आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स, या फिर जो फिल्म एक्टर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं या स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, शाहरुख खान, सलमान खान, इनके ऊपर आप एग्जाम्पल बनाएंगे तो वो एग्जाम्पल आप ज़्यादा वक्त तक याद रख पाएंगे, आपके माइंड में वो रिटेन करेंगे। क्योंकि एक तो उन्हें आपने बनाया है, वो आपकी कहानी है, और इंसान को अपनी चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं बजाय कि किसी दूसरे की कहानी। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ कि आप कैसे उसकी कलेक्शन करेंगे, एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे उसका। मान लो आपने काउंटर प्रोडक्टिव वर्ड निकाला कहीं से, आपने एक रीडिंग का टेक्स्ट पढ़ा और वहाँ से ये वर्ड निकल के आ गया। उसके बाद डिक्शनरी से आपने ये पता लगाया कि इसका मतलब क्या है, फ़ायदे की बजाय नुकसान करने वाला, काउंटर प्रोडक्टिव। तो आपको इसका मतलब पता लग गया। या फिर जो तरीका मैं बताता हूँ कि आप वो शब्द सीखें ही किसी ऐसी जगह से जहाँ ऑलरेडी वो यूज़ हुआ पड़ा हो, ताकि आप उसके कॉन्टेक्स्ट को, वो कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे अप्लाई होता है, उसे भी साथ के साथ समझ पाएँ। तो वहाँ से जब आप ये शब्द निकालेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे, फिर आपको क्या करना है, आपको अपने जीवन से जुड़े हुए परिस्थिति में उसका इस्तेमाल करना है। मान लो आपका एक भाई है, आपके भाई का नाम पप्पू है। तो पप्पू अगर आपका भाई है, पप्पू ने एक बार क्या किया, अपनी मेमोरी शार्प करने के लिए उसने एक नीम हकीम से दवाई ले ली, और वो दवाई लेने के बाद 3-4 दिन के अंदर क्या हुआ, उसकी याददाश्त पूरी ही चली गई। तो उस दवाई से क्या हुआ, मेमोरी शार्प करने के लिए मेरे भाई ने जो दवाई ली थी वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई। अब उसकी याददाश्त पूरी तरह चली गई। तो आप अपने दिमाग में अपने रियल ब्रदर की एक तस्वीर बनाएं, उसे नीम हकीम पे जाता देखें, नीम हकीम कोई उसे दवाई देते हुए आप विजुलाइज़ करें। उसके बाद वो 3-4 दिन वो दवाई लेता रहा और 3-4 दिन के बाद उसकी याददाश्त पूरी तरह चली गई। ऐसी एक तस्वीर आप दिमाग में बनाएं और फिर देखें ये काउंटर प्रोडक्टिव वर्ड आपके माइंड से कभी नहीं जाएगा। आप ये लाइन किसी को बोलें, अपने आप से बोलें या कहीं इसको लिखें, या अपने किसी फ्रेंड को आप ये कहानी भी सुनाएं और ये वर्ड भी सुनाएं, तो ये वर्ड लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में रिटेन करेगा और धीरे धीरे करके आपकी हैबिट, आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगा और फिर पूरी ज़िंदगी आप इसे कभी नहीं भूलोगे। ऐसे ही आपको करना है। जो हिंदी से इंग्लिश आप जब बदलते हैं और जो नहीं बदला जाता, तो अपने किसी टीचर से या डिक्शनरी की हेल्प से या गूगल से आप इसकी इंग्लिश पता लगाएं। मान लो लगातार कोशिश, आपने सोचा कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो इसकी इंग्लिश निकल के आई परसिस्टेंट एफर्ट्स, लगातार कोशिश। तो एक सेंटेंस बनाएं, ज़रूरी नहीं कि आप टोटल वो सेंटेंस इंग्लिश में बनाएं। जैसे मैंने पिछला सेंटेंस बनाया था उसमें सिर्फ उस वर्ड को मैंने इंग्लिश में इस्तेमाल किया। यहाँ भी आप सिर्फ एक सेंटेंस बनाएं जिसमें इस फ्रेज़ को आप इंग्लिश में बोलें,
परसिस्टेंट एफर्ट्स के बाद ही मेरे दोस्त का अमेरिका जाने का सपना पूरा हो सका। आपका दोस्त रियल हो सकता है। आप अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोचें, उसको इमेजिन करें कि वो बार बार ट्राई कर रहा था, फिर रिजेक्शन आ जाता था, फिर ट्राई कर रहा था, फिर रिजेक्शन आ जाता था, बड़े परेशान रहता था, आपसे बात करता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही, वो डटा रहा, फिर अप्लाई करता रहा और फाइनली उसका सपना पूरा हो गया, उसको वीज़ा मिल गया। आप इमेजिन करें कि आप उसे एयरपोर्ट छोड़ने गए हैं और वो आपका शुक्रिया कर रहा है एक अच्छा दोस्त होने के लिए, और आप उसे कह रहे हैं कि ये तो तुम्हारे परसिस्टेंट एफर्ट्स थे जिसकी वजह से तुम्हारा सपना पूरा हो सका। तो इस तरह से आप ये वर्ड कभी नहीं भूल पाएंगे। अभी जो आपने इस वीडियो में सीखा वो सिर्फ ज्ञान है। उस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। मैं जिन आइल्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ उसमें से कुछ स्टूडेंट्स बड़ी शिद्दत से इसे फॉलो करते हैं, रेगुलर वो कैब कलेक्ट करते हैं, एक दिन के 30, 40, 50 शब्द कलेक्ट करते हैं और इसी मेथड से कलेक्ट करते हैं जिस मेथड से मैं उन्हें बता रहा हूँ, और इसी ही वजह से वो बड़ी जल्दी अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर पाते हैं और अपना डिज़ायर्ड बैंड्स को रिलेट पाते हैं। इसके उलट ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो खुद एफर्ट्स नहीं लगा रहे होते, टीचर के बताए हुए रास्ते को फॉलो नहीं कर रहे होते, अनुशासन नहीं दिखा रहे होते, और फिर बार बार वो अपने टीचर्स को तंग कर रहे होते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरा क्विट करने का दिल कर रहा है, पता नहीं मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और कई बार तो वो टीचर के पढ़ाने के तरीके में ही कमियां निकालने लगते हैं। कोई भी टीचर कभी भी आपको जानबूझ के गलत नहीं पढ़ाता। थोड़ा बहुत पढ़ाने की मेथडोलॉजी में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अपनी तरफ से सभी टीचर मेहनत करते हैं। स्टूडेंट पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि वो ठीक से पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा, स्टडी प्लान को फॉलो करता है या नहीं करता, रेपिटिशन रिवीजन करता है या नहीं करता, रेगुलरली क्लास अटेंड करता है नहीं करता, अगर इंग्लिश स्पीकिंग बोलने से आएगी, स्पीक करने से आएगी तो ऐसा करता है या नहीं करता, राइटिंग लिखने से आएगी तो वो लिखता है या नहीं लिखता, लिसनिंग अगर जो सुनने से आएगी तो वो सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा, रीडिंग अगर पढ़ने से आएगी तो वो पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा। तो जब वो कुछ करेगा ही नहीं तो इम्प्रूवमेंट भी कहाँ से आएगी। 100 बातों की एक बात, अगर आप इंग्लिश को सही से इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वोकैबुलरी का रोल अहम है, और अगर आप वोकैब कलेक्ट नहीं कर रहे और कर रहे हैं तो सही तरीके से नहीं कर रहे तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो पाएगी और कभी भी आप अपने मकसद को हासिल नहीं कर पाओगे। That's why follow all the tips, tricks and techniques suggested by your teachers। जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसे भी फॉलो करें और देखिए जल्दी ही सफलता आपके कदम चूमेगी। That's it in this video. Keep learning and best of luck।